हम किसी भी फोन को जैसे हम डबल डेकर के सीपीयू को अगर हम निकालेंगे तो पहला इसका जो कंडीशन होता है कि और इसके अंदर ऑलरेडी आईसी इंस्टॉल है। अब यहाँ पे ना ये रैम ना दो पार्ट में डिवाइड है। अब यहाँ पे मेरे पास एक रैम है, माइक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कट है, ये कट वाली रैम है। और जो भी आप रैम को अनइंस्टॉल करेंगे तो निकालना कैसे है। तो आज का टॉपिक यही है कि डबल डेकर सीपीयू इंस्टॉलेशन के बाद सेट हमारा ऑन क्यों नहीं होता है। तो इसमें ना आपको हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। जब हम सील्ड को उतारते हैं, उसके बाद रैम को निकालते हैं, उसके बाद सीपीयू को निकालते हैं, फिर सीपीयू को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद रैम को इंस्टॉल करते हैं। तो ये मैक्सिमम इसके नाम अंदर हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, बट इस प्रोसेस को कभी भी हम एनालाइज नहीं करते। जबकि जब भी हम किसी भी स्टेप को फॉलो करेंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो स्टेप मैंने फॉलो किया है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको हम गाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी फोन को जैसे हम डबल डेकर के सीपीयू को अगर हम निकालेंगे तो पहला इसका जो कंडीशन होता है कि मुझे ना सील्ड निकालनी होती है। एक बार हम एक पीसीबी आपको दिखाते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं। जैसे ये हमारे पास सैमसंग का M31 है और इसके अंदर ऑलरेडी आईसी इंस्टॉल है, ठीक है। तो अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर पहला स्टेप हमारा क्या होगा। जो हमारा पहला स्टेप होता है कि जैसे कि जब हम इस सील्ड को निकालते हैं, जैसे ये सील्ड निकाली है, इस सील्ड को निकालने के बाद सेट को एक बार हम ऑन करके चेक करेंगे। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे किसी ने अगर उसको हीट करके सील्ड को निकाला है और हीट अगर ज़्यादा हो जाती है तो सीपीयू ड्राई भी हो सकता है, तो उसी टाइम वो सेट हमारा ना डेड हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि जब भी हम सील्ड को निकालेंगे, सील्ड निकालने के बाद बोर्ड को नॉर्मल हो जाने के बाद पहले एक बार उसको हम ऑन करके चेक करेंगे। अगर ऑन होता है तो उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं कि रैम को निकालने के लिए। अब रैम को जब निकालेंगे, देखो यहाँ पर मिस्टेक क्या क्या हो जाती है वो बताते हैं। देखो, सील्ड तो इजीली आप निकाल सकते हैं, बट एक रैम निकालते समय क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वो आपको गाइड करेंगे। क्योंकि रैम अगर हम देख पा रहे हैं तो पहले हम एक बार हम आपको ना डिसेंबर रैम के बारे में गाइड करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास एक रैम निकली हुई है, जैसे ये हमारे पास रैम है, देखिए अब यहाँ पे ना ये रैम ना दो पार्ट में डिवाइड है। अब ये जो रैम है वो सैमसंग में यूज की जाती है। देखो, अभी क्या है कि डबल डेकर के जो कॉन्सेप्ट में हमारे पास ना जैसे वन प्लस है, पोको के सीरीज के फोन है और हमारे पास सैमसंग के M सीरीज के फोन है, जिसके अंदर ना मोस्टली ना डबल डेकर यूज किया गया है। तो पहले हम एक डबल डेकर के कॉन्सेप्ट में हम जब रैम को अनइंस्टॉल करेंगे, पहले हम रैम के बारे में समझ लेते हैं कि बोर्ड में किस तरीके से रैम यूज की जा रही है। देखिए, रैम ना टू टाइप्स के, जैसे कि हमने अभी आपको डिस्प्ले किया कि रैम। अब यहाँ पे हम जब रैम के कॉन्सेप्ट में चलते हैं तो सैमसंग एक्जीनोस में ये वाली रैम, कट वाली रैम को यूज किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो 90% जो YouTube पे वीडियोस हैं उस वीडियोस के अंदर सिर्फ इसी रैम के बारे में आपको गाइड किया गया है। अब रैम के अगर हम पोको सीरीज में जाते हैं या वन प्लस की सीरीज में जाते हैं तो उसमें रैम आपको ना अलग तरीके की मिलेगी, जिसमें कोई भी कट नहीं होता है, कंप्लीटली इस तरीके से रहती है। जब हम इस रैम को अनइंस्टॉल करेंगे, यानी कि पोको या वन प्लस के सीरीज के फोन के रैम को अनइंस्टॉल करते हैं या फिर हम एक्जीनोस की जो रैम है उसको अनइंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम आपको क्या केयर करनी है, वो किस तरीके से रैम को निकालना होता है, वो एक बार हम आपको गाइड करते हैं। देखिए, अभी जैसे मेरे पास एक रैम है, माइक्रोन की रैम है ये, और ये एक्जीनोस के साथ कनेक्ट थी।
आप देख पा रहे हैं इसमें कट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कट है, ये कट वाली रैम है। और जो भी कट वाली रैम होगी वो एक्सिनोस में यूज की जाती है, नहीं एक्सिनोस सीपीयू के साथ यूज की जाती है। अब ये जब दो पार्ट में है तो दो पार्ट का कहीं ना कहीं रोल भी हो रहा होगा। देखिए अगर ये दो पार्ट में है तो पहले हम दो पार्ट के बारे में गाइड करते हैं। देखिए एक जो पार्ट है वो ये है और एक पार्ट आपका ये है, दो पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये ओवरऑल ग्राउंड होता है। ओवरऑल क्या है? ग्राउंड है। जब आईसी को कोई निकालता है और वो सप्लाई की साइड से अगर आईसी को निकालता है और कोई भी जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बॉल डैमेज है, दो बॉल डैमेज है, तो ये ग्राउंड की बॉल है। अगर ये बॉल डैमेज भी हो जाएंगे तो आपका आईसी इंस्टॉल होने के बाद भी ना साइड ऑन हो जाएगा। बट अगर यहाँ की कोई भी बॉल अगर डैमेज होती है तो ये रैम आपकी फॉल्टी हो जाएगी और जब इसको अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपका कोई भी फोन वर्किंग में नहीं आता है। तो इसी जगह हम कैसे रैम को निकालेंगे, एक बार हम फ्रेश बोर्ड पे आपको दिखाते हैं। देखिए अब जो पॉजिटिव वाली साइड से हमें कभी भी रैम को नहीं निकालना है। जिस टाइप सप्लाई है उस साइड से हमें रैम को नहीं निकालना होता है। अब ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे कि निकालना कैसे है, तो उसके बारे में एक बार हम बताते हैं कि जब भी आप रैम को अनइंस्टॉल करेंगे तो निकालना कैसे है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये नोच पॉइंट है। आप इस नोच पॉइंट से आपको इसके ही साइड में आपको आना है। जो ये नाम लिखा है आप देखो, आईसी को क्या करो, आईसी को इस तरीके से रखो जिससे उसका अल्फाबेटिकली जो नेम है वो सीधा हो जाए, यानी कि नाम आपका क्लियर आ जाए। क्योंकि यहाँ पे नोच पॉइंट से हमें ये भी प्रॉब्लम होगी कि किस साइड नोच पॉइंट का यूज करना है। अब यहाँ पर आईसी का जो बेस है, जो बॉल बेस है वो इनर है यानी कि अंदर की साइड में। तो यहाँ पर हमें ना पॉजिटिव और नेगेटिव बॉल्स का आइडिया नहीं लगेगा। अब वो आइडिया कैसे निकलेगा, देखिए जैसे हमारे पास ये नोच पॉइंट दिख रही है आपको, ये नोच पॉइंट है। अब नोच पॉइंट के अब इस साइड से निकालना है या इस साइड से निकालना है या इस साइड से निकालना है, वो कैसे क्लियर होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो ये नाम लिखा हुआ है, तो ये नाम आपके ना साइड में होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। और उसी के साइड में आप जाएंगे, उसी के साइड में जाएंगे सीध में। यहाँ पर जब आप आईसी को बॉल, जब यहाँ से आईसी को इंस्टॉल करोगे तो ये पूरा एरिया यहाँ पे ग्राउंड का होता है। तो जब हम यहाँ से ग्राउंड के साइड से अगर आईसी को निकालेंगे, अगर कोई भी बॉल हमारे स्क्रैपर से डैमेज हो जाती है तो उससे क्या होगा, कभी भी फोन आपकी जो रैम है वो ओके रहेगी, क्योंकि ग्राउंड का एरिया खराब हुआ है, पॉजिटिव जो सप्लाई का एरिया था वो ओके है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब भी हम रैम को अनइंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको नोच पॉइंट के साइड से आपको आईसी को निकालना है। स्क्रैपर जब भी यूज करेंगे तो स्क्रैपर आपका नोच पॉइंट के साइड से करेंगे, बट ये उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं। बट अगर कोई भी कंटिन्यू उस पर वर्क करता है तो वो किसी भी साइड से निकालेंगे तो इजीली वो निकाल सकता है। बट हर एक कैंडिडेट स्टार्टिंग में फ्रेशर है और उसको बहुत से ज्यादा बोर्ड खराब हो जाते हैं उससे। तो अगर आप इस तरीके से वर्किंग करेंगे तो आपका डबल डेकर सक्सेस होगा ही होगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट था कि जब हम सील्ड को निकालेंगे, सील्ड निकालने के बाद एक बार फोन को ऑन करके देखते हैं। फिर सेकंड, जब हम रैम को निकालेंगे तो उसका नोच पॉइंट चेक करेंगे। नोच पॉइंट के साइड, नोच पॉइंट के सीधे में ही आपको स्क्रैपर यूज करना है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि जब हम इस रैम को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जब सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे तो फिर हमारा आ जाता है रिवॉल्विंग का प्रोसेस। और रिवॉल्विंग मोस्टली कैंडिडेट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जब सेकंड स्टेप हमने अप्लाई किया और थर्ड स्टेप में जब हम जाते हैं, देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि सबसे पहले हमें इसके जो सील्ड है उसको अच्छे से निकालना है। सेकंड पॉइंट है कि नोच पॉइंट को चेक करते हुए ग्राउंड की साइड से रैम को स्क्रैपर के थ्रू निकालना है। फिर हमारा पॉइंट आता है कि तीसरा पॉइंट, अब हम दोनों आईसी को निकालने के बाद उसको रिवॉल्व करेंगे। अब जो चौथा पॉइंट है, अब
अब चौथा पॉइंट फिर एनालाइजेशन का है। चौथे पॉइंट में क्या होगा कि हम सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे। जैसे अभी हम एक बोर्ड दिखाते हैं आपको, जिसमें अभी सिर्फ मैंने सीपीयू को इंस्टॉल किया हुआ है। फिर मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि सीपीयू इंस्टॉल करने के बाद वो जैसे सीपीयू इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद वो डायरेक्टली ना रैम को इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो सीपीयू हमने इंस्टॉल किया हुआ है क्या वो सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है। जब सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल होगा तभी तो आप चेक कर पाएंगे। अगर आपका सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है तभी आप रैम को इंस्टॉल करेंगे, तभी वो सक्सेस रेशियो आएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि अब फाइनली हम सीपीयू अगर करेक्ट लगा हुआ है तो क्लियर कैसे होगा। जैसे इस बोर्ड में आप देख पा रहे हैं कि हमने सिर्फ सीपीयू को इंस्टॉल किया है, रैम मेरे पास में है। तो अब इस सीपीयू को इंस्टॉल किया है तो इसकी एनालाइजेशन कैसे होगी कि सीपीयू सही से लगा है या नहीं लगा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, आपको गाइड करेंगे सीपीयू इंस्टॉलेशन का। क्योंकि हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो उस वर्क के कंप्लीट होने के बाद एनालाइजेशन जरूर करना होता है कि जो फर्स्ट वर्क किया कि वो ओके हुआ है या नहीं हुआ है। तो एनालाइजेशन कैसे करते हैं, देखिए अब मेरे पास एनालाइजेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू चेक सीपीयू कंडीशन आफ्टर इंस्टॉल ऑन बोर्ड। तो सबसे पहले अभी हम एक्जीनोस की बात करते हैं। अगर आप एक्जीनोस के सीपीयू को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप फाइनली ये चेक करना चाहते हैं कि वो सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप इसको ना सिस्टम में कनेक्ट कर लीजिए। अभी सिर्फ क्या करना है, आपको सिस्टम में कनेक्ट करना है। सिस्टम में कनेक्ट करने पर अगर सिस्टम में यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड लिखा हुआ आ जाता है, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक्जीनोस के लिए, कॉलकॉम का केस अलग आएगा। तो एक्जीनोस में क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कि अगर सीपीयू लगाने के बाद सिस्टम में यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड लिखा हुआ आ जाता है तो सीपीयू करेक्ट लगा हुआ है। इस अब दूसरे केस में क्या है कि जब ये सीपीयू कॉलकॉम हो, अभी एक्जीनोस की बात कर रहे थे, जब ये कॉलकॉम हो तो कॉलकॉम की कंडीशन में क्या होगा कि ये ऑटो पोर्ट बनाएगा, जिसमें आप मोस्टली लोगों को क्लियर है कि ऑटो पोर्ट QD लोडर 9008 पोर्ट के नाम से बनता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एनालाइजेशन हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन हो जाएगी आपकी कि सीपीयू करेक्ट इंस्टॉल है। तो अभी हमने क्लियर कर लिया कि सीपीयू इंस्टॉल है। तो ये चौथा पॉइंट है जिसमें हमें क्लियर हो चुका है कि सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है। अब फिफ्थ पॉइंट में हम क्या चेक करने वाले हैं कि जो अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देते हैं। ये तो मैंने आपको एक सिस्टमेटिकली बताया कि आप सिस्टम में कनेक्ट करेंगे तो एक्जीनोस के लिए यूएसबी डिवाइस यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज आता है, और अगर हम कॉलकॉम का फोन है, अगर हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें कॉलकॉम QD लोडर 9008 लिखा हुआ आता है। बट अगर हम इसे कभी डीसी पे चेक करते हैं तो डीसी पे चेक करने पे क्या होगा, एक्जीनोस के केसेस में और कॉलकॉम के बोथ केसेस में, दोनों ही केसेस में आपको क्या करें, जैसे ही आप इसमें पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये 100 से लेके 160 मिली एम्पियर पे जाके स्टक हो जाता है। तो ये डीसी की कंडीशन है। अगर आप इसको 6 वोल्ट एम्पियर चार्जर से चेक करना चाहते हैं तो रैम नॉट कनेक्टेड का मैसेज देगा, यानी कि 0.1 एम्पियर की जो रीडिंग देगा, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि सीपीयू प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल है, क्योंकि 0.1 की जो एम्पियर की रीडिंग होती है वो रैम नॉट कनेक्टेड की होती है। तो इसका मतलब क्या है कि सीपीयू प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल है। तो अभी हमारे फोर्थ पॉइंट क्लियर है। फिर हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में। अब हमने सीपीयू को चेक किया और सीपीयू प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम रैम को इंस्टॉल करेंगे। अब जब रैम को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैम को इंस्टॉल करने से पहले उस रैम का एनालाइजेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या वो रैम ओके है या फॉल्टी है। तो रैम को कैसे चेक किया जाता है, पहले तो हम आपको गाइड करते हैं कि डबल डेकर के केसेस में हमारे पास 2 कंपनी की रैम यूज होती हैं, एक तो माइक्रोन की और दूसरी सैमसंग की। तो पहले हम आपको ना माइक्रोन के केसेस में बताते हैं। माइक्रोन के केसेस में अगर हमारे पास कोई भी माइक्रोन की रैम है
और उसको मुझे चेक करना है कि वो फॉल्टी है या ओके है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको फॉरवर्ड वाइज में चेक करना है। फॉरवर्ड वाइज में चेक करने पर अगर 0.13 GR वैल्यू मिलती है आपको और रिवर्स वाइज में 0.16 की वैल्यू मिलती है तो आपकी रैम ओके है। तो एक बार हम आपको ना चेक करके भी दिखाते हैं। अभी हमारे पास ना माइक्रोन की रैम है और माइक्रोन की रैम पे आपको हम एक बार चेक करते हैं। मीटर को कंटिन्यूटी डायोड रैम पे लगाना है। तो ये हमारी ये हमारा ग्राउंड है और इस पे हमारी VDD की लाइन आती है। देख पा रहे हैं फॉरवर्ड वाइज में हमारी कितनी रीडिंग आ रही है 0.13। अब इसको हम रिवर्स चेक करते हैं। रिवर्स में क्या होगा कि आपका रेड ग्राउंड पे हो जाएगा और ब्लैक आपका सप्लाई पे चला जाएगा। रिवर्स वाइज में 0.16 की वैल्यू मिलती है तो आपकी रैम ओके है। तो जैसे मैंने अभी ना माइक्रोन की रैम के बारे में आपको गाइड किया है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं माइक्रोन की रैम है। एक बार आपको हम दिखा भी देते हैं। तो ये आपकी माइक्रोन की रैम है, आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर M बना हुआ है। तो ये माइक्रोन की रैम है। तो माइक्रोन की रैम की GR अलग है और सैमसंग की GR अलग होती है। तो अब आपको ना सैमसंग के बारे में बता रहे हैं। अगर सैमसंग की रैम इंस्टॉल है तो उसकी GR वैल्यू क्या होगी। तो सैमसंग की रैम में क्या होगा, जब हम फॉरवर्ड वाइज चेक करेंगे तो सैमसंग की रैम में क्या है कि जब हम फॉरवर्ड वाइज चेक करते हैं तो 105 से लेके 110 GR वैल्यू मिलती है। अगर इसको हम रिवर्स वाइज में चेक करते हैं तो 370 से लेकर 380 की GR आपको मिलेगी। अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोई भी रैम मिलती है तो ये दोनों ही कंडीशन में, अगर माइक्रोन में जिस तरीके से मैंने आपको GR गाइड किया, जैसे कि सैमसंग में मैंने आपको GR के बारे में गाइड किया है, अगर इस तरीके से अगर आपको GR की रीडिंग मिलती है आपकी ओके कंडीशन में, जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो फाइनली आपका सेट ऑन हो जाएगा। फाइनली मैंने आपको ना रैम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया, डबल डेकर को कैसे वर्क करना होता है तो उसके बारे में गाइड किया है। ओवरऑल अगर कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, और उसके कुछ अपने ओपिनियन हैं इस वीडियो से रिलेटेड या नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स जैसे उनके मिलेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।